हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आदर्श आईएएस एकेडमी पर। तो आज आपके सामने एक नया पेपर है, नए क्वेश्चंस हैं जो कि आपके पर्सनालिटी टॉपिक के हैं, यानी कि जो व्यक्तित्व टॉपिक है। कल मैंने इससे पहले स्मृति का जो आपका टॉपिक था, मेमोरी, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके एमसीक्यूज को कवर किया हुआ था। ओके, तो आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर आपके एमपी टेट के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है पर्सनालिटी, यानी कि व्यक्तित्व। ओके, तो इसको हम लोग डिस्कस करेंगे और इसके एमसीक्यूज करेंगे और अच्छे से आप लोग आंसर कीजिएगा, क्योंकि पर्सनालिटी टॉपिक भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको बता दूं, ग्रेड 2 के पेपर मैंने करा दिए हैं। अगर अभी तक आपने नहीं देखे हैं और देख भी लिए नहीं बन पा रहे फिर भी, तो उनको आप लोग देख लीजिए। ग्रेड 2 के पेपर आपको मिल जाएंगे, लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगी। ओके, चलिए, तो बाकी आप लोग इन क्वेश्चंस के सही सही आंसर करने की कोशिश कीजिए। ओके, चलिए, तो गुड इवनिंग एवरीवन। और हाँ, अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं चैनल पर तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, लाइक जरूर कर देना अगर ये सेशन आपको पसंद आता है तो। एमपी टेट के एडमिट कार्ड आ चुके हैं, आप लोग उनको डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। चलो, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि मनोविश्लेषण में जिसके अध्ययन पर बल दिया जाता है, मतलब मनोविश्लेषण में किसके अध्ययन के ऊपर बल दिया जाता है? संचेतना, या बी है अर्धचेतना, या सी है अचेतन या बहुचेतन। तो मनोविश्लेषण ये जो आपको सिद्धांत दिया है, किसने दिया है? फ्राइड ने दिया है। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? हाँ, मनोविश्लेषण में हम किसके अध्ययन पर बल देते हैं? तो हाँ, ठीक है, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, अचेतन, अनकॉन्शियस माइंड पे हम फोकस करते हैं। ओके, क्योंकि जितना भी हमारा इदम या अचेतन मन है, इसके ऊपर ज्यादा स्टडी करी गई है बाय फ्राइड। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए और आंसर कीजिए आकर के भाई। व्यक्तित्व को अंतर्मुखी और बहिर्मुखी वर्गों में सबसे पहले किसने वर्गीकृत किया है? तो अंतर्मुखी और बहिर्मुखी वर्गों में सबसे पहले किसने वर्गीकृत किया है? ऑप्शन है आपके शेल्डन, ऑप्शन नंबर बी है क्रिश्मर ने, ऑप्शन नंबर सी है युंग ने, या ऑप्शन नंबर डी है रॉजर्स ने। तो पर्सनालिटी को इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट में किसने डिवाइड किया है? जल्दी से आंसर करके बता दीजिए। हाँ, तो राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? युंग हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर होगा। इन्होंने व्यक्तित्व का अभिमुखी सिद्धांत दिया हुआ है। ओके, अभिमुखी सिद्धांत, या इन्होंने ही आपको सामूहिक अचेतन का सिद्धांत भी दिया हुआ है, कार्ल युंग ने। और आपको बता दूं कि अगर आपसे पूछता है कि अंतर्मुखी डैश बहिर्मुखी, ठीक है, ये आयाम किसका है, तब आपका आंसर क्या हो जाएगा? किसने प्रस्तावित किया? तब आपका उत्तर हो जाएगा आइजेंक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए और आंसर कीजिए आकर के आप लोग। व्यक्तित्व का उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत किसने दिया है? हु हैज गिवन अ रिस्पॉन्सिव रिस्पॉन्स थ्योरी ऑफ, यानी कि स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी। ऑप्शन है आपके सामने कि थॉर्नडाइक ने दिया है, ऑप्शन नंबर बी है डोलार्ड एंड मिलर ने दिया है, ऑप्शन नंबर सी है स्किनर ने दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी है पिल्जेकर ने दिया हुआ है। ओके, तो व्यक्तित्व का उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत किसने दिया हुआ है? जल्दी से आंसर कर दीजिए भाई। हाँ, पर्सनालिटी का जो उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत है वो देखो थॉर्नडाइक ने तो अधिगम में दिया हुआ है। ओके, तो थॉर्नडाइक तो आंसर नहीं होगा यहाँ पर। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा डोलार्ड एंड मिलर। इन्होंने पर्सनालिटी का स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए और आंसर कीजिए आप लोग जल्दी से, कि ऐसे गुण जिनके आधार पर व्यक्तित्व को समझने में कोई खास मदद नहीं मिलती है और ना तो इनके आधार पर व्यक्तित्व के बारे में कोई अर्थ लगाया जा सकता है, कुछ पता लगा सकते हैं, तो ये किस प्रकार के गुण हैं? ओके, ऑप्शन है केंद्रीय प्रवृत्ति है, बी है गौण प्रवृत्ति, सी है कार्डिनल प्रवृत्ति, डी है मूलशील गुण। ओके, तो ऐसे गुण जिनके आधार पर व्यक्तित्व को समझने में कोई खास मदद नहीं मिलती है, ना तो इनके आधार पर व्यक्तित्व के बारे में कोई अर्थ लगाया जा सकता है, कोई पता लगा सकते हैं, देन आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? जल्दी से बता दीजिए भाई। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी। राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई? बी होगा। हाँ हाँ, तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा बी।
ओके चलिए, सेकेंडरी, ओके, इनके माध्यम से हम नहीं पता लगा सकते हैं। अब मुझे ये बताना कि गॉड प्रवृत्ति ये किसकी थ्योरी है जो हम यहाँ पर देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए और आंसर कीजिए भाई। कैटल ने प्रमुख शील गुणों की खोज की शुरुआत अल्पोर्ट द्वारा बताए गए 18,000 शील गुणों में से कितने शील गुणों को चुनकर किया? देखो, अल्पोर्ट ने 18,000 शील गुण बताए थे, ठीक है, तो इसमें से और एनालाइज किए हैं कैटल ने, तो इन्होंने कितने उनको चुना था और फिर अपना सिद्धांत 16 पीएफ थ्योरी दिया हुआ है। तो 18,000 या 4500 या 3500 या 16। तो राइट आंसर जल्दी से आप मुझे करके बता दीजिए भाई, क्या करेक्ट आंसर होगा? यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा क्या? डी करेक्ट आंसर होगा क्या? हाँ, तो डी नहीं होगा क्योंकि 16 पीएफ थ्योरी इनकी है, लेकिन आपको बता दूं कैटल ने जो 18,000 शील गुणों में से जो चुने हैं शील गुण, वो आंसर आपका है 4500, और फिर एनालिसिस करते 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 इन्होंने निकाले सिर्फ 35 गुण बचाए, उसमें से इन्होंने और डिवाइड किया और फिर इन्होंने लास्ट में टोटल 16 गुण और उसी पे अपना सिद्धांत दिया है 16 पीएफ पर्सनालिटी फैक्टर थ्योरी। ओके, कैटल ने दी हुई है। चलिए, अच्छा, अल्पोर्ट ने कौन सा सिद्धांत दिया हुआ है? आंसर करके बताओ भाई। जो अल्पोर्ट है इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया हुआ है? व्यक्तित्व का शील गुण सिद्धांत दिया है क्या? आंसर कर दो भाई जल्दी से। और आइजेंक ने कौन सा सिद्धांत दिया है तो बता दो। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि मरे के अनुसार परीक्षण का विश्लेषण कितने प्रसंगों में किया जाता है? ओके, मरे के अकॉर्डिंग जो आपका हम टेस्ट करते हैं, हम कितने कॉन्टेक्स्ट में उस पूरे टेस्ट को करते हैं? तो 5 है, 4 है, 6 है या 3 है? आंसर करके बता दो भाई जल्दी से। हाँ, तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा 5। तो इन 5 चीजों के आधार पर एक कहानी बनाई जाती है और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि ये 5 कौन कौन सी चीजें हैं, कौन कौन से कॉन्टेक्स्ट हैं। तो मरे ने आपको दी है कौन सी थ्योरी? TAT दिया हुआ है, थ्योरी नहीं मतलब एक टेस्ट दिया है पर्सनालिटी का, प्रोजेक्टिव टेस्ट के नाम से जिसे जानते हैं, जिसमें टोटल 31 कार्ड हैं। 10 कार्ड मेल के थे, 10 फीमेल के हैं, 10 दोनों के हैं, +1 एक कार्ड जो है वो आपका सादा कार्ड है, प्लेन कार्ड है। अगला क्वेश्चन देखिए और आंसर कीजिए भाई। फ्रायड के मनोलैंगिक सिद्धांत में गुदीय अवस्था को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में, 3 भागों में, 4 भागों में या 5 भागों में? ओके, तो जो फ्रायड की साइकोसेक्सुअल थ्योरी है उसमें गुदीय अवस्था को कितने भागों में बांटा गया है? 2, 3, 4 या 5? आंसर कर दो जल्दी से भाई। हाँ, गुदीय अवस्था को, एनल स्टेज को। तो हाँ, तो राइट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। देखो आप समझ लो आकर के, जो फ्रायड की आपकी साइकोसेक्सुअल थ्योरी है उसमें 5 स्टेजेस हैं। एक पहली तो है जिसको जानते हैं हम मुखी अवस्था के नाम से, ओरल स्टेज। दूसरी है गुदीय अवस्था जिसे हम जानते हैं एनल स्टेज के नाम से। इसके 2 प्रकार होते हैं, एक धारणात्मक और एक निष्कासनात्मक, ठीक है। और तीसरी आपकी जो है जिसे हम जानते हैं वो है लैंगिक अवस्था के नाम से या लिंगी अवस्था। चौथी जो आपकी है उसे हम जानते हैं सुप्तावस्था के नाम से, और जो 5वीं स्टेज है उसे हम जानते हैं जननेंद्रिय अवस्था के नाम से। ओके, इंपॉर्टेंट थ्योरी एम पीरियड के लिए। चलिए अगला देखिए आकर के, फ्रायड की किस मनोलैंगिक अवस्था में बालक में सुपर ईगो जन्म लेता है? ओके, तो भाई साइकोसेक्सुअल थ्योरी की कौन सी स्टेज में सुपर ईगो बच्चे में जन्म लेता है? ऑप्शन है आपके गुदीय अवस्था में यानी कि आपकी एनल स्टेज में, या फैलिक स्टेज लिंगी अवस्था में, या सी है सुप्तावस्था में यानी कि लेटेंसी स्टेज में, या डी है जेनाइटल स्टेज जननेंद्रिय अवस्था में। तो फ्रायड की किस मनोलैंगिक अवस्था में बालक में सुपर ईगो जन्म लेता है? तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा जल्दी से बता दीजिए भाई। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा बी, लिंगी अवस्था में 3 से 5 वर्ष होती है, ठीक है, तो यहीं पे सुपर ईगो बच्चे में जन्म लेता है। ओके, एक चीज ध्यान रखना, जो सुपर ईगो होता है जिसे हम पराहम के नाम से जानते हैं, मतलब कि मोरल वैल्यूज वगैरह के बारे में बात करते हैं, ठीक है।
अगला प्रश्न देखिए और आंसर कीजिए आकर के भाई। मरे के अकॉर्डिंग टीएटी में कितनी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है? मतलब जो थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट है मरे का, इसमें कितनी नीड्स को हम पूरा करते हैं? 28 या 21 या 31 या 38? तो मरे के अकॉर्डिंग टीएटी में कितनी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है? 31 है ना। सी राइट आंसर हो जाएगा आपका। आंसर करो क्या राइट आंसर होगा। क्लास को एक बार शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ में और लाइक कर दो। अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज बेल आइकन भी प्रेस कर लो। कमेंट बॉक्स में जरूर बता करके जाया करो सेशन कैसा लगा है, आप लोग बस निकल लेते हो। ओके, तो मरे के अनुसार टीएटी में कितनी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है? तो राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? 28 आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। 31 तो कार्ड थे इनके टेस्ट में। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आकर के यहाँ पर। जब कोई बालक अपने अंतःकरण की अवहेलना करता है तो उसमें खाली स्थान उत्पन्न होता है। ओके, ऑप्शन है आपके ए ऑप्शन आपका है ईर्ष्या या लज्जा या कष्ट या दोष भाव। ठीक है, तो जब कोई बालक अपने अंतःकरण की अवहेलना करता है तो उसमें खाली स्थान उत्पन्न होता है क्या? ईर्ष्या उत्पन्न होती है, लज्जा उत्पन्न होती है, कष्ट उत्पन्न होता है या दोष भाव, है ना। तो आंसर कर दो जल्दी से। ओके, बता दो हाँ क्या राइट आंसर हो जाएगा। तो दोष भाव। ठीक है, जब हम अपने अंतःकरण यानी है ना हमारा जो कॉन्साइंस होता है तो उसको अगर हम इग्नोर करते हैं तो हमारे अंदर क्या जन्म लेता है? दोष भाव जन्म लेता है। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, गिल्ट फीलिंग जन्म लेती है। ओके, डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो आकर के यहाँ पर हाँ, जब कोई बालक अपने अहम आदर्श की अवहेलना करता है, ठीक है, मतलब अपने आइडियल जो है हमारे, उनको अगर हम इग्नोर करते हैं तो हमारे अंदर कौन सी चीज जन्म लेती है? ईर्ष्या जन्म लेती है, बी लज्जा जन्म लेती है, सी कष्ट जन्म लेता है या दोष भाव जन्म लेता है? तो जब कोई बालक अपने अहम आदर्शों की अवहेलना या उनको हम इग्नोर करते हैं, ओके, तो क्या जन्म लेता है? ईर्ष्या, लज्जा, कष्ट या दोष भाव? हाँ, तो जन्म लेता है उस टाइम पे हमारे अंदर क्या? शेम यानी कि लज्जा। बी राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। ओके, जब अपने आइडियल्स को हम क्या करेंगे? इग्नोर करेंगे तो बच्चे में आती है शेम। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए और आंसर कीजिए आकर के। अहम आदर्श निम्न में से किसका हिस्सा है? जो ईगो आइडियल आपका है वो है किसका हिस्सा? है ना, पराहम का हिस्सा है या ईगो का हिस्सा है या इदम का हिस्सा है या मन का हिस्सा है? तो राइट आंसर कीजिए क्या राइट आंसर होगा। मैं सभी के आंसर्स को मॉनिटर कर रही हूँ, देख रही हूँ, ऐसा नहीं कि मैं आपके आंसर्स को देख नहीं रही हूँ। ठीक है, तो देख रही हूँ, आप लोग आंसर कीजिए राइट आंसर क्या होगा। पराहम, ईगो, इदम या मन? हाँ, तो अहम आदर्श निम्न में से हिस्सा है आपके किसका? पराहम का। ए राइट आंसर हो जाएगा, सुपर ईगो। देखो जो फ्रायड है इन्होंने मस्तिष्क को एक आइसबर्ग के साथ में कंपेयर किया है। 3 लेयर बताई है, एक इदम बताया है, एक ईगो बताया है, एक सुपर ईगो बताया है। ठीक है, ये 3 बताई हुई हैं आपको, इदम, ईगो, सुपर ईगो। ओके, इदम हमारा जो अचेतन मन होता है, ईगो हमारा जैसे हम चेतन मन कहते हैं, और ये हमारा अवचेतन मन। ओके, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस बन जाते हैं यहाँ से, पूरी थ्योरी जरूरी है आपके पढ़ने के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए और आंसर कीजिए। एक स्टेटमेंट है आपके सामने। व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन मनोशारीरिक तंत्रों का गतिशील या गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण में उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करते हैं। ओके, मनोशारीरिक मतलब कि मानसिक और शारीरिक दोनों, जो रिलेट करते हैं अपने एनवायरनमेंट के साथ में। तो ऑप्शंस हैं आपके सामने, ए अल्पोर्ट, बी कैटल, ठीक है, या आपका सी युंग या डी हेडफील्ड। ओके, राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई? व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन मनोशारीरिक तत्वों का गतिशील या गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण में उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करता है। तो ये स्टेटमेंट हमको दिया हुआ है किसने? अल्पोर्ट का दिया हुआ है। ए राइट आंसर हो जाएगा।
ओके, अगला क्वेश्चन देखो और आंसर करो। देखो आप लोगों के एग्जाम 5 मार्च से स्टार्ट हो रहे हैं, तो थोड़ी सी मेहनत कर लो, ठीक है, कि एग्जाम अच्छा हो जाए और हर एक सेक्शन जितना भी सीडीपी के अलावा बाकी के सब्जेक्ट हैं उनकी भी प्रॉपर प्रैक्टिस कर लो। ओके, एग्जाम अच्छा होना चाहिए और मैं इधर आपको सारी चीजें थ्योरी वगैरह प्रैक्टिस है वो सब प्रोवाइड करा ही रही हूँ सीडीपी की, तो वहां पर तो आपको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। बाकी देखते हैं पेपर क्या पूछा जाता है। ओके, तो भाई कृष्ण ने साइक्लॉइड की संज्ञा किसको दी है? ऑप्शन है एस्थेनिक को, बी है एथलेटिक को, सी है डाइसेप्लास्टिक, डी है पिकनिक। ओके, तो कृष्ण ने साइक्लॉइड की संज्ञा किसको दी हुई है? आंसर करके जल्दी से बता दो, है ना, आज दोपहर को ही मैं आपको बता रही थी, बोलो। हाँ, तो कृष्ण ने जो पिकनिक आपका है ना, जो एक आपका टाइप पिकनिक है, शरीर की बनावट के आधार पर 4 जो प्रकार दिए हुए हैं इन्होंने, एस्थेनिक, एथलेटिक, डाइसेप्लास्टिक और पिकनिक। तो पिकनिक को साइक्लॉइड की संज्ञा दी गई है और एस्थेनिक को जो संज्ञा दी गई है वो सिजोआर्ड की संज्ञा दी गई है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर कीजिए जल्दी से कमेंट बॉक्स में भाई। हाँ, तो यहाँ पर क्वेश्चन है आपका कि शेल्डन ने शारीरिक गठन कितनी श्रेणियों में बांटकर किया है? ओके, शेल्डन ने शारीरिक गठन कितनी श्रेणियों में बांटकर किया है? 1 से 7 में, 7 से 1 में, 1 से 9 में या 9 से 1 में? ओके, तो भाई जो फिजिकल कंपोजिशन हमारा है बॉडी बिल्डिंग के आधार पर, ओके, तो कितने श्रेणियों में इन्होंने डिवाइड किया हुआ है? 1 से 7, 7 से 1, 1 से 9, 9 से 1। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर होगा। इन्होंने 1 से लेकर के 7 के पैमाने पर पूरी पर्सनालिटी को डाला हुआ है और उसके आधार पर व्यक्तित्व के 3 प्रकार इन्होंने बताए हैं। टाइप थ्योरी है, कौन कौन से हैं? एक है आपका एंडोमॉर्फिक, एक है आपका मेसोमॉर्फिक और एक है आपका एक्टोमॉर्फिक। ओके, ये 3 प्रकार हैं। अगला देखिए क्वेश्चन भाई, आइजेंक ने अपने प्रकार सिद्धांत में व्यक्तित्व के किस प्रकार को बाद में जोड़ा है? ओके, आइजेंक ने जो अपनी टाइप थ्योरी दी है पर्सनालिटी की, उसमें एक टाइप इन्होंने बाद में जोड़ा हुआ है। कौन सा है वो टाइप जिसे बाद में जोड़ा है? स्नायु विकृति, अंतर्मुखता, बहिर्मुखता या ऑप्शन नंबर डी मनोविकृति। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका क्या हो जाएगा? हाँ, तो यहाँ पर जिसको बाद में जोड़ा है तो इन्होंने बाद में जोड़ा है मनोविकृति को। ओके, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। आइजेंक ने अपनी टाइप थ्योरी में व्यक्तित्व के किस प्रकार को बाद में जोड़ा है? तो भाई मनोविकृति को बाद में जोड़ा है। ओके, बाकी इससे पहले अंतर्मुखता और बहिर्मुखता पहला आयाम है। दूसरा आयाम और तीसरा आयाम कौन सा है वो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। ओके, पढ़ा है आपने तो आप मुझे बताइए। ओके, अगला क्वेश्चन देखो और आंसर करो भाई। किसने कहा कि कुछ व्यक्तिगत प्रवृत्तियां ऐसी होती हैं जो व्यक्तित्व की परिधि पर होती हैं, अतः उन्हें स्पष्ट समझा जा सकता है, परंतु जो केंद्र में होती हैं उन्हें समझना थोड़ा कठिन होता है ना। मतलब कुछ व्यक्तिगत प्रवृत्तियां होती जिन्हें परिधि पर जैसे देखा तो पता लगा लिया पर्सनालिटी के बारे में, लेकिन कुछ केंद्र में होती जिनको हम है ना प्रॉपर एनालिसिस करना पड़ता है, समझना पड़ता है। तो ये किसका स्टेटमेंट, किसने कहा है? कैटल ने कहा है, अल्पोर्ट ने कहा है, फ्राइड ने कहा है या युंग ने कहा है? तो ये बात भाई कही है आपके किसने? राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका कैटल। ए राइट आंसर हो जाएगा। है नहीं, ए नहीं होगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका बी होगा। ये बात अल्पोर्ट ने कही हुई है। ओके, अगला क्वेश्चन देखो और आंसर करो आकर के। मूल शील गुण को कैटल ने कितने 2 भागों में बांटा है ना, सॉरी किन 2 भागों में बांटा हुआ है? तो ऑप्शन है पर्यावरण प्रभावित और स्वाभाविक शील गुण, या ऑप्शन नंबर बी है सतही शील गुण और मूल शील गुण, या ऑप्शन नंबर सी है केंद्रीय और गौड़, या ऑप्शन नंबर डी है मनोविकृति और स्नायु विकृति। तो मूल शील गुण को कैटल ने किन 2 भागों में बांटा हुआ है? ओके, आप राइट आंसर कीजिए भाई यहाँ पर जल्दी से, क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? ओके, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए करेक्ट आंसर होगा, पर्यावरण प्रभावित और स्वाभाविक शील गुण। ओके, तो मूल शील गुण को कैटल ने 2 भागों में बांटा है, एक आपका एनवायरमेंटल और एक आपका स्वाभाविक शील गुण। ओके,
चलिए अगला क्वेश्चन देखिए और आंसर कीजिए आकर के भाई। निम्न में से किसने शेल्डन ने किसको प्रबल मेसोमॉर्फ कहा है? ओके, किसको कहा है? तो ऑप्शन है आपके 1-7-1 को, ऑप्शन नंबर बी है 1-1-7 को, या ऑप्शन नंबर सी है 7-1-1 को, या ऑप्शन नंबर डी है 1-1 को। ओके, तो निम्न में से किसको शेल्डन ने प्रबल मेसोमॉर्फ कहा है? राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? देखो इसको निकालना बहुत आसान है। एंडो मेजो आज शाम को क्लास में बताया है, और एक्टो। ओके, तो जो हाई होगा जिसकी प्रबलता होगी वो 7 पे होगा और जो कम होगा वो 1 पे होगा। तो एंडो फर्स्ट पे है, पहले नंबर पे, तो 7 पहले हो जाएगा। मेजो सेकंड पे तो 7 सेकंड नंबर पे हो जाएगा। एक्टो लास्ट में तो लास्ट में 7 हो जाएगा। बाकी मेजो और एक्टो इनका 1-1 हो जाएगा। मेजो का यहाँ पर है ना बीच में तो 7 लिखा है, एंडो आपका फर्स्ट पे तो 1, एक्टो बाद में हो जाएगा, और एक्टो लास्ट में तो 7 इसका लिखा है, एंडो मेजो का आपका 1-1 हो जाएगा। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? 1-7-1। ठीक है, ये किसके वाला है? 1-1-7, तो ये प्रबल एक्टोमॉर्फ है। ये कौन है? ये प्रबल आपके एंडोमॉर्फ है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए और आंसर कीजिए भाई। कैटल 16 प्रश्नावली में सभी 16 शील गुण किस प्रकार के हैं? ओके, थोड़ा सा ब्रेक लो। चलिए, हाँ, कैटल 16 प्रश्नावली में सभी 16 गुण सील गुण किस प्रकार के हैं? तो ऑप्शन से 1 ध्रुवीय, बी ऑप्शन है द्विध्रुवीय, सी ऑप्शन है त्रिध्रुवीय, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। ओके, तो जो 16 पीएफ थ्योरी इनकी है 16 पर्सनालिटी फैक्टर, इसमें जो 16 शील गुण है वो कैसे हैं? वो बाइपोलर हैं। बी राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए और आंसर कीजिए आकर के भाई। एडलर ने जन्म क्रम को कितने भागों में बांट करके अध्ययन किया है? जो एडलर हैं इन्होंने जन्म क्रम को कितने भागों में बांट कर अध्ययन किया है? 3 है, 4 है, 5 है या 6 है? ओके, तो आंसर कर दो आकर के जल्दी से। हाँ, तो एडलर ने जो जन्म क्रम के आधार पर बांटा है वो 4 भागों में बांटा है। बी राइट आंसर होगा। कौन कौन से हैं? एक प्रथम है, एक मध्य है, एक आपका अंतिम है, और एक है इकलौता। ठीक है, तो ये 4 में डिवाइड किया है इन्होंने। अगला क्वेश्चन देखो। निम्न में से व्यक्तित्व परीक्षण की प्रक्षेपण विधि कौन सी है? प्रोजेक्टिव मेथड कौन सा है इन चारों में से? तो ऑप्शन है आपके कैटल की 16 प्रश्नावली, ऑप्शन नंबर बी है MMPI, ऑप्शन नंबर सी है ब्रेल समायोजन आविष्कारिका, या ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो व्यक्तित्व परीक्षण की प्रक्षेपण विधि कौन सी? जल्दी से आंसर करके बताइए। प्रोजेक्टिव, इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये 3 के तीनों ही आपके किसके एग्जाम्पल हैं? ये पर्सनालिटी की व्यक्तित्व आविष्कारिका के एग्जाम्पल हैं, है ना, पर्सनालिटी इन्वेंटरीज के एग्जाम्पल हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें प्रोजेक्टिव टेस्ट में कौन कौन से टेस्ट आते हैं, तो TAT प्रोजेक्टिव में आता है, CAT आता है, शब्द साचर्य परीक्षण आता है, वर्ड एसोसिएशन यानी कि शब्द साचर्य परीक्षण, और इसके अलावा वाक्य पूर्ति परीक्षण आपका आ जाता है। ठीक है, तो ये सारे आपके आते हैं इसमें। इंक ब्लॉट टेस्ट आपका इसी में आ जाता है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिए, इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। तो रोरसार्क परीक्षण में अनुक्रिया का अध्ययन कितने भागों में बांट कर किया जाता है? 3 है, 4 है, 5 है या 2 है ना? जो स्याही धब्बा परीक्षण हरमन रोरशा ने दिया हुआ है, तो कितनी अनुक्रिया का अध्ययन कितने भागों में बांट कर करते हैं? तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, ये 4 कौन से हैं आप कमेंट बॉक्स में लिख करके जाएंगे। ओके, बता करके जाएंगे। तो हरमन रोरशा ने दिया है आपको स्याही धब्बा परीक्षण, इंक ब्लॉट टेस्ट, जो कि एक प्रक्षेपी परीक्षण है आपका।
ओके। और इसमें 10 कार्ड होते हैं जिसमें से 5 रंगीन हैं और 5 ब्लैक एंड व्हाइट हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए आकर के, प्रक्षेपण विधि का प्रतिपादन किसने किया है? प्रोजेक्टिव विधि का प्रतिपादन किसने किया है भाई? मरे हैं, रॉजर्स हैं, लॉरेंस फ्रैंक हैं, या पाइन एवं टेंडलर हैं? तो आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर जल्दी से करके बता दो भाई। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा लॉरेंस फ्रैंक। ओके, प्रोजेक्टिव विधि जो हमारे अनकॉन्शियस माइंड को इंपॉर्टेंस देता है, उसको है ना, उसके थ्रू पर्सनालिटी को अध्ययन करता है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। पाइन एवं टेंडलर ने कौन सा मेथड दिया है? प्लीज आंसर करके बताइए, कौन सा टेस्ट दिया हुआ है? चलिए तब तक मैं अगला देखती हूँ। शेल्डन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व का प्रकार नहीं है? तो एंडोमॉर्फी, बी है मेसोमॉर्फी, सी है एक्टोमॉर्फी, डी है एस्थोमॉर्फी। शेल्डन के अकॉर्डिंग कौन सा एक टाइप नहीं है? एंडो, मेसो, एक्टो या एस्थो? हाँ जी, तो ठीक है, ये तीनों तो आपके हैं, पर एस्थोमॉर्फी जैसा कोई नहीं है। तो फोर्थ आपका आउट हो जाएगा यहाँ पर। ओके, तो शेल्डन के अनुसार व्यक्तित्व का प्रकार नहीं है। 3 करेक्ट आंसर, सॉरी 3 करेक्ट आंसर नहीं, ये 3 प्रकार है, पर ये वाला आउट होगा, ये नहीं, तो वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आकर के भाई, रोरसार्क स्याही के धब्बा परीक्षण में परीक्षार्थी प्रत्येक कार्ड को कब तक रख सकता है? तो 15 मिनट तक रखेगा, या 10 मिनट तक रखेगा, या 5 मिनट तक, या 20 मिनट तक? ओके, तो आंसर करो भी जल्दी से। यहाँ पर कितनी देर तक हम किसी एक कार्ड को रख सकते हैं? ये थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाती हूँ, मैं भी भूल जाती हूँ हर बारी इस चीज को, है ना। क्या राइट आंसर हो जाएगा? 15, 10 या कितना रहेगा? 5 मिनट रहेगा ना, ठीक है। हाँ, तो इसका 5 मिनट आपका हो जाएगा। ओके, 5 मिनट तक हम रख सकते हैं। एक बार इसको चेक कर लेना, 5 या 10 में थोड़ा सा कंफ्यूजन है। ओके, 5 मिनट है वैसे। चलिए अगला देखिए आकर के, यहाँ पर क्लाउड पिक्चर टेस्ट निम्न में से किसके मापन हेतु प्रयुक्त होता है? बुद्धि के, व्यक्तित्व के, अभिक्षमता या अभिरुचि के? तो क्लाउड पिक्चर टेस्ट आपको दिया है किसने? स्टर्न ने दिया हुआ है, और हम इसे यूज करते हैं किसको मेजर करने में? हाँ जी, तो इसे हम यूज करते हैं, राइट आंसर क्या हो जाएगा? व्यक्तित्व, पर्सनालिटी को मेजर करने में यूज करते हैं, बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए और आंसर कीजिए आकर के, रोरसार्क इंक ब्लॉट टेस्ट का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु करते हैं? ओके, तो व्यक्तित्व के मापन हेतु करते हैं, बुद्धि है, अभिरुचि है, या अभिक्षमता है? तो इंक ब्लॉट टेस्ट को भी हम यूज किसमें करते हैं? आंसर क्या हो जाएगा? हाँ, तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर ए हो जाएगा, पर्सनालिटी में। ओके, ये एक प्रक्षेपी परीक्षण है, प्रोजेक्टिव टेस्ट है। अगला क्वेश्चन देखो और आंसर करो जल्दी से। क्रशमर ने व्यक्ति को निम्न में से किस प्रमुख प्रकार में वर्गीकृत किया है? तो कृशकाय हैं, सुडौलकाय हैं, गोलकाय हैं, उपरोक्त सभी। ओके, क्रशमर ने व्यक्ति को निम्न में से किस में डिवाइड किया हुआ है? आंसर करके बता दो भाई जल्दी से। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? कौन से? सारे के सारे हैं, क्योंकि एस्थेनिक भी है, एथलेटिक भी है, पिकनिक भी है, एक गायब है जिसका नाम है क्या? डाइसेप्लास्टिक। ठीक है, तो एक है, 4 प्रकार में डिवाइड किया है। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकार की चर्चा किसने करी है? ग्लैंड के बेस पे। तो क्रशमर है, युंग है, कैनन है, या स्प्रेंजर है? राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? जल्दी से बता दीजिए। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा क्या? सॉरी, एक सेकेंड। तो कैनन ने आपको ग्लैंड के बेस पर पर्सनालिटी के डिवीजन दिए हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप सॉरी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो और आंसर करो भाई। टीएटी का विकास किसके द्वारा किया गया है ना? जो टीएटी है उसका विकास किसके द्वारा किया गया है? तो थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट, साइमंड है, हॉल्ट्जमैन है, मरे हैं, या बैलक है? तो टीएटी किसने दिया है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, मरे। ओके, थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट। चलिए
31 कार्ड टोटल, 10 मेल 10 फीमेल 10 दोनों, एक ब्लैंक कार्ड। ओके, अगला क्वेश्चन है अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण खाली स्थान के द्वारा किया गया है। क्रिश्मर है, कॉलजी युंग है, शेल्डन है या डी स्प्रेंजर है। ओके, तो इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, एम्बीवर्ट, ये जो पर्सनालिटी के टाइप हैं किसने विभाजित किए हैं? हाँ, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? युंग हो जाएगा। व्यक्तित्व का अभिमुखी सिद्धांत जो दिया हुआ है। ओके, इंट्रो, एक्सट्रो और एम्बीवर्ट। इंट्रोवर्ट जो सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, एक्सट्रोवर्ट जो सोशल बहुत होते हैं, ये कॉम्बिनेशन होते हैं इंट्रो और एक्सट्रो का। ओके, तो राइट आंसर बी हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देखो और आंसर करो भाई जल्दी से। देखो, क्रिश्मर ने 4 प्रकार बताए हैं शरीर की बनावट के आधार पर, शेल्डन ने 3 प्रकार बताए हैं शरीर की बनावट के आधार पर, स्प्रेंजर ने 6 प्रकार बताए हैं व्यक्तित्व के, लेकिन सामाजिक मूल्यों के आधार पर। ठीक है, सोशल वैल्यूज के आधार पर। अगला क्वेश्चन देखो और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। रॉजर्स के अकॉर्डिंग एडलर द्वारा विभाजित किस जन्म क्रम के बालक किसी भी प्रतियोगिता में सफलता प्राप्त करने की इच्छा काफी तीव्र होती है? ओके, मतलब कि जैसे प्रथम, मध्य, इकलौता और अंतिम और इकलौता, तो कौन सा बच्चा है ना सबसे ज्यादा डिजायर रखता है सक्सीड होने की, सक्सेसफुल होने की? तो मध्य जन्म क्रम, इकलौता, प्रथम या अंतिम। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? हाँ, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा मध्य जन्म क्रम वाला, एक करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस थे आपके पर्सनालिटी यानी कि व्यक्तित्व के टॉपिक के। ओके, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। अपने दोस्तों के साथ में क्लासेस को जरूर शेयर करिए। और इसके अलावा इससे पहले भी मैंने क्वेश्चंस कराए हैं, ग्रेड 1 के कराए हैं, और कल मैंने मेमोरी टॉपिक के एमसीक्यूज कराए थे, उसको ज़रूर देखो आप लोग। बाकी मेरे यूट्यूब चैनल वी टीचर्स पे मैंने आपको ग्रेड 2 के जितने भी पेपर थे, 33 पेपर आज हो चुके हैं, 2 पेपर और बचे हैं आपके, वो सारे करा दिए, आप देख सकते हैं उसको। और अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, रेफरल कोड MK200 यूज़ करके आपको मिल जाएगा अनअकैडमी पर डिस्काउंट 10% का। ओके, 12 बजे फ्री क्लास वहाँ पर भी होती है आपकी, तो इन क्लासेस को लीजिए और आप है ना CDP सेक्शन आपका स्ट्रांग हो जाएगा, क्योंकि ग्रेड 2 के पेपर में बहुत सी नई नई चीज़ें भी वहाँ पर हैं। ओके, तो आप लोग रोज़ रात को 10:30 बजे वाली क्लास को भी फॉलो करें, और 9 बजे वाली जो क्लास होती है उसे भी फॉलो करते रहिए आप लोग। ठीक है, तो यहाँ से कवर होगा। और MP टेट के एडमिट कार्ड आ गए हैं, तो इसका मतलब एग्ज़ाम तो भाई अब 2 साल के बाद में होना ही है, तो आप लोग भी बढ़िया से तैयारी करना शुरू कर दो, है ना। अगर कोई चीज़ें रह रही हैं तो इस टाइम पे अभी क्या करना, सिर्फ रिवीजन करो अभी। ओके, 2 साल इनफ थे पढ़ने के लिए, रिवीजन करो और प्रैक्टिस करो इस टाइम पे। ओके, और जो भी पॉइंट ऐसे, जो भी सब्जेक्ट ऐसे जो वीक हैं बहुत ज़्यादा आपके, उन पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस कर लो। ठीक है, और अलग अलग स्टेट टेट के प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करो, तो वहाँ से एक आइडिया लग जाएगा आपको कि कैसे पेपर आएंगे। और अगर टाइम मिलता है तो सीटेट के जो नए पेपर अभी आपके 2021 में हुए हैं, उनको आप लोग एक बार ही कवर कर लो। ठीक है, कोशिश करो, काफ़ी सारे पेपर हैं उनको भी एक बार देख लो, क्योंकि उसमें भी कई नई चीज़ें हुई हैं। ओके, मे बी उस पैटर्न को फॉलो कर ले, चांसेस रह सकते हैं। ओके, न्यू एजुकेशन पॉलिसी ज़रूर पढ़िए आप लोग, क्योंकि क्वेश्चंस बनने के चांसेस रहेंगे इस बार। ओके, चलिए, तो मिलते हैं हम लोग फिर अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट, ध्यान रखिए। ओके, चलिए, थैंक यू।